था आप सभी स्टूडेंटों का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 8 चतुर्भुज का। ये चतुर्भुज का भाग नंबर 17 है, जिसमें हम जानेंगे प्रश्नावली 8.2 के भाग 6 में प्रश्न क्रमांक 6 का संपूर्ण हल। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल्स जेएमबी स्टडी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 6, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समानांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। सेकंड दिया है MD लंब है AC पर, ये लंब का नोशन है। और तीसरा दिया है कि CM बराबर है MA बराबर है 1/2AB। तीन चीजें हमें ज्ञात करनी है। डायग्राम की रचना भी करनी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चित्र बनाएंगे और जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं और डायग्राम भी हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम की रचना करेंगे। वो कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है और कर्ण AB के मध्य बिंदु, मतलब ये भी कर्ण होगा। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार का बनेगा अपना, ये डायग्राम बन गया। ठीक, ये बन गया अपना डायग्राम। ठीक है, कोण सी क्या है, समकोण है, वो कह रहा था। ये भी क्या है, कर्ण है। उसने कहा AB का मध्य बिंदु कितना, AB का मध्य बिंदु क्या है, M है। ठीक है, और वो कह रहा था ये AC को प्रतिच्छेद कर रहा है D पर, तो यहाँ कहीं D होगा, तो इसको D दे दो। वो कह रहा था कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, हो गया। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर, कर्ण AB का मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ऐसे बढ़ती जाएगी, करती है। ठीक है, तो दर्शाइए कि क्या है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, इतना तो समझ में आ गया हमें। ठीक है, तो यहाँ सारी चीजें आ रही है, लेकिन ये CM यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। तो C और M A है, तो इन C और M को दोनों को क्या करो, मिला दो। ये CM हो गया, एक बन गया हमारे पास, एक त्रिभुज बन गया जिसका कोण C समकोण है। तो हमने क्या बना लिया, एक ABC त्रिभुज बना लिया प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब उसमें जो दिया गया था लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, अर्थात 90 अंश का है। और M भुजा कर्ण AB का मध्य बिंदु है और BC समानांतर है DM के या MD की, ये दिया था ना हमारे पास। समानांतर है, M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC। ठीक है, BC के समानांतर खींची गई रेखा, ये BC के समानांतर खींच दी, तो MD और BC एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगी। ये तो हो गया। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु होगा, दूसरा MD लंब होगा AC पर, और तीसरा CM बराबर MA बराबर 1/2AB होगा। ठीक है, तो ये चीजें तो लिख ली। तो हमें पहला सिद्ध करेंगे कि D भुजा AC का मध्य बिंदु कैसे होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, जैसे समझ लेते हैं, बाद में उसको हम हल कर लेंगे। ABC हमें एक त्रिभुज दिया ही गया था, उसमें क्या है लिखा है कि M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, और यहां से क्या दिया गया था हमें कि MD समानांतर है BC के। इसीलिए जब इसके समानांतर है BC के, तो हम क्या करेंगे, D AC का मध्य बिंदु होगा। किससे होगा, विलोम मध्य बिंदु प्रमेय से। विलोम मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहलाता है, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। जिस बिंदु पर समद्विभाजित करती है या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह उस बिंदु पर तीसरी भुजा को दो समान भागों में बांटती है।
कहना चाहिए सीधा सीधा कहते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये क्या है? विलोम मध्य बिंदु प्रमेय। तो बस उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक पहली भुजा है और इस दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई ये रेखा MD इस तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु इस तीसरी भुजा को दो समान भागों में बांटता है। इससे सिद्ध होता है कि डी भी इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो पहला सिद्ध हो जाएगा। तो हमारे पास दिया ही क्या है कि MD समानांतर है BC के और AB का मध्य बिंदु M है। तो यहाँ पे विलोम मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगा। तो विलोम मध्य बिंदु प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से मध्य बिंदु प्रमेय है। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, पहला D भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। D बिंदु भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। इसके लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा हमें, इसमें हम लगाएंगे त्रिभुज ABC में लगाएंगे हम विलोम मध्य बिंदु प्रमेय। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लिखते हैं, इसीलिए त्रिभुज ACB में या अब त्रिभुज ACB में, ठीक है, MAB का मध्य बिंदु है। ठीक, लिख लो यहां पे बिंदु M भुजा AB का मध्य बिंदु है। अब त्रिभुज ACB में M भुजा AB का मध्य बिंदु है, तब विलोम मध्य बिंदु प्रमेय से विलोम मध्य बिंदु प्रमेय से क्या कहता है विलोम मध्य बिंदु प्रमेय, बताइए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा इस तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु उस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो समान भागों में विभाजित करता है। तो ठीक है, ये पहली भुजा थी, इस दूसरी के समानांतर खींची हमने ये भुजा पहली भुजा के मध्य बिंदु से। तो ये तीसरी भुजा पे जहां जाके मिलती है वो D बिंदु पर मिल रही, तो DM इस AC भुजा को दो समान भागों में विभाजित कर रही है। वैसे ही हमें दिया गया था, इसीलिए ये तो दिया गया था हमारे पास, पहले ही दिया गया था। क्या दिया गया था बताइए हमें, BC समानांतर है DM के। चाहो तो लिख लो क्योंकि दिया है, नहीं तो मध्य बिंदु प्रमेय तो लगा ही दिया हमने। तो क्या मिल जाएगा, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, D भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, विलोम मध्य बिंदु प्रमेय से AC का मध्य बिंदु होगा। और यही हमें पहले ऑप्शन में सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें पहले ऑप्शन में, तो लिख लो यही सिद्ध करना था। ठीक है, विलोम मध्य बिंदु प्रमेय से BC समानांतर है DM के, ये दिया भी गया था। और इससे होता है विलोम मध्य बिंदु प्रमेय से त्रिभुज ABC में, इसीलिए D भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। यही हमें सिद्ध करना था। सो इति सिद्धम, इसका पहला पार्ट सिद्ध हो गया। सेकंड पार्ट हमें सिद्ध क्या करना है, MD लंब है AC पर, AMD लंब है इस भुजा AC पर। तो उसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे जिससे ये सिद्ध हो जाए कि लंब है। ठीक है, लंब, जहां लंब की बात आती है तो वहां पे 90 अंश का कोण बनता है। तो देखते हैं क्या कैसी कंडीशन है। दूसरा हमें सिद्ध करना है MD लंब है AC पर। तो ये AC दिया है और MD लंब दिया है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो कोण C की माप कोण D के बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि MD लंब होगा भुजा AC पर। ये कैसा होगा, कोण C तो 90 अंश दिया ही है, समकोण पहले हम लिख चुके ही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं जो हमें दिया गया है, कंडीशन क्या दी गई है, क्योंकि हमें क्या दिया गया है या हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम यहाँ से, MD या DM समानांतर है, काहे के समानांतर है, भुजा BC के समानांतर है DM या MD। ये हमें क्या है, दिया है और हम सिद्ध भी कर चुके हैं, पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, जब इसके समानांतर ये भुजा है, BC के समानांतर MD है, तो ये AC पे लंब ये भी पड़ रहा है BC का और AC पे लंब MD भी पड़ रहा है।
तो यहाँ से क्या करेंगे, कोण डी बराबर हो जाएगा कोण सी के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संगत कोण होंगे, जब एक ही भुजा पे दो लंब डलते हैं तो दोनों क्या है, संगत कोण ही तो बना रहे हैं, करिस्पोंडेंट एंगल। तो इसीलिए क्या होंगे, कोण डी बराबर, जब लंब एम डी डला तो ये सी पर डी बराबर, दूसरा क्या होगा, बी सी लंब डला हमने ए सी पर, तो ये क्या हो गया, कोण सी, दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों संगत कोण हैं। संगत कोण की परिभाषा से संगत कोण है, जब एक भुजा पर कोई लंब डलता है, एक लंब डले या दो भुजा डले, तो एक भुजा पर जो लंब डाला जाता है तो उसके अंतर्गत जो कोण बनते हैं एक ही तरफ के, तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण, ठीक, समझ में आ गया। इसको अब देखो, दैट एम्प्लाइज हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सो कोण डी बराबर हो जाएगा 90 अंश। क्यों हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि कोण सी तो क्वेश्चन में ही उसने कहा था 90 अंश का है, ये दिया था तो लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, कोण सी बराबर समकोण है अर्थात 90 अंश है, तो ये दिया था तो भर दिया 90 अंश, तो कोण डी बराबर भी 90 अंश हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात कोण डी बराबर कोण सी बराबर लिख सकते हैं हम, हो गया ये। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण सी बराबर 90 अंश, दोनों हो गए 90 अंश के। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं तो 90 अंश होंगे, अतः हम कह सकते हैं कि भुजा एम डी लंब होगी भुजा ए सी पर। यही सिद्ध करना था। लंब की बात आती है तो दोनों कोण क्या है, 90 अंश के होना चाहिए। तो इसको लिख लो, यही सिद्ध करना था। तो दूसरा पार्ट भी हमारे पास सिद्ध हो गया। तो दूसरे पार्ट को क्या लिखोगे आप, इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस प्रश्नावली में 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पहले मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित हैं और लास्ट के 3 क्वेश्चंस किस पे आधारित है, विलोम मध्य बिंदु प्रमेय पर। तो ये 6 क्वेश्चन और ये 2 प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय और विलोम मध्य बिंदु प्रमेय में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। सो इसको अच्छे से कर लेना। इन 6 सवालों के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल के सवाल हैं और दोनों प्रमेय में से एक प्रमेय तो आएगा ही आपको लिखने के लिए, लिखने की आएगा तो 2 नंबर में और सिद्ध करने के लिए आएगा तो 5 नंबर में आएगा ही। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा पॉइंट सिद्ध करना है हमें। तीसरा क्या था, सी एम बराबर डी एम बराबर 1/2 ए बी। ठीक, तो हमें क्या सिद्ध करना है, तीसरा सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमारे पास क्या है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, सी एम बराबर होगा, बताइए, सी एम बराबर होगा एम ए के और ये दोनों बराबर होंगे 1/2 ए बी के। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या है कि 2 त्रिभुज लेने पड़ेंगे। एक त्रिभुज लेना पड़ेगा ए एम डी वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा और दूसरा लेना पड़ेगा त्रिभुज सी एम डी। तो कहना चाहिए एक त्रिभुज ऊपर वाला लेना पड़ेगा और एक त्रिभुज ए लेना पड़ेगा। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग समसिद्ध कर देंगे तो उसके जो संगत भाग होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे ये पार्ट मिलेगा, ये मिलेगा तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये भुजा कॉमन दी ही है। और जब ये भुजा मध्य बिंदु है, ए एम बराबर बी एम है, तो ये भुजा भी सी एम भी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 त्रिभुज हम ले रहे हैं। 2 त्रिभुज में देखना, एक त्रिभुज हमने ले लिया है कौन सा, ये वाला त्रिभुज, ठीक, ये वाला एम डी ए। और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या मिला, डी तो कॉमन है, एम भी कॉमन है दोनों में, और ये सी। तो ये भुजा कॉमन दिख रही है, ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज, ये भुजा और इसके बराबर है क्योंकि पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि डी मध्य बिंदु है ये सी का। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये दोनों में कॉमन है। अब हमें देखना है ये वाली भुजा, ये भुजा वाली, और ये कोण क्या है, इस दोनों में आ रहे हैं एक्स वाई कोण, कोण डी और बराबर कोण डी बराबर होंगे। कैसे, ए डी एम और सी डी एम दोनों कोण बराबर होंगे। 90 अंश का ये लंबा डला है तो ये 90 अंश का होगा, ये 90 अंश का होगा। सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, समरूप त्रिभुज, सर्वांग समत्रिभुज है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, हमने लिख लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रम से करते हैं हम लोग तो। ठीक है, 2 त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए एम डी व त्रिभुज सी एम डी में क्या मिलेगा हमें, यहां से
ए डी बराबर क्या मिलेगा, ए डी बराबर इस त्रिभुज का ए डी बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के सी डी के बराबर। क्यों होगा वो बता रहा, पहले पार्ट में सिद्ध कर चुके हैं और दूसरे में। ठीक है, तो यहां से मिल गया हमें ए डी बराबर हो गया सी डी के। रीजन देना पड़ेगा क्यों, तो या तो पार्ट नंबर 1 लिख दो, नहीं और ये नहीं है तो ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, क्योंकि बिंदु डी भुजा ए सी का क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, और ये हम कहां सिद्ध कर चुके हैं, पार्ट 1 में, पार्ट 1 से ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, ये तो कर लिया ए डी बराबर इस त्रिभुज की ए डी भुजा दूसरे त्रिभुज की सी डी भुजा, ए भुजा आपस में बराबर हो गई क्योंकि ए सी का मध्य बिंदु डी दिया है। अब करेंगे इस कोण को हमने ऊपर वाले कोण को एक्स मान लिया, इस कोण को हमने वाई मान लिया, तो दोनों कोण क्या है 90 अंश के हैं क्योंकि ए सी पर लंब डला हुआ है डीएम, तो इसको लिख सकते हैं। अब क्योंकि इसको या तो पूरा कोण का नाम दे दो, कौन सा, एंगल एडीएम बराबर होगा एंगल सीडीएम के, दोनों बराबर होंगे। क्यों, रीजन दे दो, दोनों 90 अंश के हैं, ये हम पार्ट 2 में सिद्ध कर चुके हैं, दोनों 90 अंश हैं, यहां लिख सकते हो पार्ट 2 में या पार्ट 2 से। अब तीसरी चीज उसमें देखो, पहले तो ये भुजा मिल गई, ठीक है, ये दोनों कोण मिल गए, फिर ये कॉमन भुजा भी दिख रही है एक डीएम बराबर डीएम, तो यहां ये भी लिख सकते हो एम डी बराबर होगा एम डी। क्यों, रीजन दे दो, दोनों त्रिभुजों में एम डी भुजा एम डी उभयनिष्ठ है, तो इसको लिख दो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो हम क्या करेंगे, अब जब दोनों उभयनिष्ठ भुजा हो गई तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम होने के लिए क्या कोई 3 चीजें चाहिए, तो यहाँ 3 चीजें मिल गई। ये पहली भुजा मिली, फिर ये कोण मिला, फिर ये दूसरी भुजा मिल गई, तो यहां से क्या मिला, भुजा कोण भुजा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज AMD सर्वांग सम होगा त्रिभुज CMD से। सर्वांग समता के किस नियम से, इसको लिख सकते हो भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से हो गया, सर्वांग समता नियम से। क्या हो गया सर्वांग समता नियम से, ये दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज AMD और त्रिभुज CMD सर्वांग सम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं CPCT से। तो यहाँ क्या मिल गया, ये भुजा बराबर मिल गई, ये मिल गई, ये कॉमन है, ये कोण बराबर हो गए। अब तुम ये भुजा इसके बराबर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कि नहीं, CPCT से, तो AM बराबर होगा CM के, ये CPCT से कर सकते हो। CPCT का मतलब होता है जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो यहाँ टिक कर सकते हैं CPCT से। ऐसे डबल कर दिया, एक तो थी ही, ठीक है, तो इस यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो लिख दो इसीलिए CPCT से मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, MA बराबर मिल जाएगा CM। क्यों, लिख दो CPCT से। CPCT का मतलब होता है जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, तो हमने वो कर ही देते हैं, बराबर होते हैं जब सर्वांग सम हो गए। तो ये तो मिल गया, इसको हमने दे दिया क्या, समीकरण नंबर 1 दे दिया, बिल्कुल दे दिया। अब हम क्या जानते हैं बताओ, ठीक है, तो CM बराबर MA बराबर 1/2 ये भी सिद्ध करना था, लेकिन हमने समीकरण 1 मान लिया कि CPCT से MA बराबर CM, मतलब
एम ए बराबर सी एम सिद्ध कर लिया। लेकिन हमें क्या है, जो हम जानते हैं, क्योंकि एम मध्य बिंदु है कर्ण ए बी का, उससे क्या मिलेगा, तो ए एम बराबर मिल जाएगा या एम ए बराबर मिल जाएगा 1/2 ए बी। ये तो लिख सकते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं ए एम या एम ए बराबर क्या मिलेगा, 1/2 ए बी। क्यों होगा, क्योंकि एम कर्ण ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इस वजह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि आधा पार्ट यहां तक हुआ, जितना ए है, मान लो 10 सेंटीमीटर ए है तो 10 ए दिया है, तो ये पूरा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि ये 10 बराबर होगा 20/2 के, अर्थात ए एम बराबर होगा 1/2 गुणित ए बी की। हो गया, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, एम ए बराबर है सी एम के, और यहाँ एम ए बराबर दिया है 1/2 बी, तो यहाँ लिख सकते हैं एम ए बराबर सी एम बराबर 1/2 बी। ऐसा तो लिख सकते हैं, जो सिद्ध सी एम करना था तो यहाँ लिख लो सी एम। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से लिख लो, इसीलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 और 2 से मिल जाएगा, तो यहां लिखो एम ए बराबर सी एम दिया है, तो यह सी एम बराबर यहां लिख लो, दैट इंप्लाइज सी एम बराबर एम ए, ठीक है। और समीकरण 2 दिया है एम ए बराबर 1/2 ए बी, और यही हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। सो तीसरा भी सिद्ध हुआ, सो इसको लिख दो, क्या लिख दो इसको, इति सिद्धम। इति सिद्धम। इस प्रकार से प्रश्नावली 8.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार से प्रश्नावली 8.2 के साथ साथ 8.1 भी कंप्लीट हुई। इस प्रश्न अध्याय 8 में, जो कि चतुर्भुज है, दोनों प्रश्नावली कंप्लीट हुई। दोनों प्रश्नावलियों में इंपोर्टेंट कुछ थ्योरम है, वो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए। थ्योरम भी पूछते हैं 5 नंबर का, 3 नंबर का भी। स्टेटमेंट लिखने पूछेंगे तो वो पूछेंगे केवल 2 नंबर का, और थ्योरम हल करने के लिए पूछेंगे तो वो 5 नंबर का। एक थ्योरम तो पक्का ही इस अध्याय 8 में से आता ही है 5 नंबर का, और एक सवाल आपको आएगा वो 3 नंबर का या 4 नंबर का। जैसे एक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या प्रमेय है, मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, उसको लिखिए और सिद्ध कीजिए, या फिर मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लिखिए और सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये 5 नंबर का प्रमेय है, आता ही है, इसको रट लेना जैसे भी हो। हमारे जो इंट्रोडक्शन के शुरू के 2 वीडियो हैं उसमें आपको सारे थ्योरम मिल जाएंगे, उन थ्योरम को आपको रट लेना है, और प्रूफ भी उसका देख लेना कैसे हल किया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके या पोस्ट करके उसको आप वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए प्रमेय। और समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।